जय हिंद फ्रेंड्स। 2024 नए वर्ष की सबसे पहले हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं कि नया वर्ष आपके जीवन में खूब सारी खुशियां, बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आए, ताकि आपकी मेहनत जो है वो सफल हो। और कोई भी ऐसा विशेष प्रॉमिस मत कीजिएगा जिसको आप निभा ना पाएँ, कि आज से सिगरेट पीना बंद, आज से शराब पीना बंद, आज से फ़ोन पर बात करना बंद, या आज से 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ेंगे। ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आराम से रहिए, अपनी दैनिक दिनचर्या पूरी करती रहिए। जो भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो एक समाज के लिए ही कर रहे हैं, समाज में रहकर ही आपको नौकरी करनी है। एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आपको कुछ विशेष प्रावधान करने की ज़रूरत है। हाँ, बस इतना ज़रूर कीजिएगा कि चीज़ों में बैलेंस बना कर रखिएगा। संतुलन बहुत ज़रूरी है, ताकि ये पता रहे कि अगर पहले प्रेफ़रेंस लाइफ में किसको देना है, कि पहले अपने माता-पिता को देखना है, या जो है अपना करियर देखना है, या अपने मित्रों को देखना है। तो सारा कुछ जो है ये सब देखते हुए संतुलन बना करके चलिएगा और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज से हम लोगों की नई सीरीज शुरू हो रही है करंट अफेयर्स की। इसमें क्या करेंगे, मई से लेकर के दिसंबर तक, जनवरी तक, अब जब तक आपके मार्च अप्रैल तक में एग्ज़ाम होंगे, तब तक आपको डेली एक टॉपिक मिलेगा। और आपको पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज करा दिया जाएगा। बस लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा, मेन मेन पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा, चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएंगी। तो ये सीरीज काफ़ी पहले शुरू करने का मन था, लेकिन ये था कि नए वर्ष में नई शुरुआत की जाए, इस वजह से जो है इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं। और आज का ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलेगी। पर डे आपको एक लेक्चर मिलेगा। जो हमारी 6 से लेकर के 12 तक की मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है, उसके कंटिन्यूएशन में ये मिलता रहेगा आपको। हो सकता है उसका लेक्चर सुबह आए तो इसका लेक्चर दोपहर में या शाम को आए, लेकिन आएगा ज़रूर। पर डे आपको करंट अफेयर्स का एक टॉपिक मिलेगा। और जब ये कुछ टॉपिक्स जो थोड़ा बड़े स्तर पर, मेंस के स्तर पर, या आगे जो है रिटर्न के स्तर पर पूछे जाएंगे, तो उनका टॉपिक थोड़ा लेंदी रहेगा। अदरवाइज आपको जो है छोटी छोटी चीज़ें भी, जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे, कराए जाएंगे, ताकि आपका एक ही वीडियो में सारा कुछ रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। और आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो ये है, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम संशोधन 2023। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम संशोधन 2023। आपको ये चीज़ बता दें कि इसमें जो हमारा मेन रेफरेंस बुक जो फॉलो की जा रही है, वो कोई भी आप एक मैगजीन ले सकते हैं, चाहे दृष्टि की ले लीजिए, या विज़न की ले लीजिए, या प्रतियोगिता दर्पण ले लीजिए, क्रॉनिकल ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप। जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो विज़न कर रहा हूँ, तो विज़न से ही मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ। कुछ इसमें इधर उधर की चीज़ें भी आएंगी, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है वो भी आएगा, वो आपका रिवाइज हो जाएगा। जहाँ पर आपको लगे कि ये यूजफुल नहीं है, वहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जहाँ पर कुछ गलती हो गई हो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और जहाँ पर आपको लगे कि ये हमारा पढ़ा हुआ है, उसके बाद हम थोड़ा
स्किप करके वीडियो देखें तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर आपको ये बताना जरूरी है कि अधिनियम ये बना है अगस्त 2023 में, और उससे पहले अध्यादेश आया था। ये आया था मई 2023 में। फाइनली अभी अधिनियम बन गया है, इस वजह से हम अधिनियम पढ़ रहे हैं, अध्यादेश नहीं पढ़ रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो संशोधन है 2023 में, ये किस एक्ट में संशोधन है? तो बिल्कुल सेम नाम का एक्ट था 1991 में, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम उसे बोलते थे 1991। 1991 में 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का स्पेशल दर्जा दिया गया था, यूटी का, केंद्र शासित प्रदेश का। और इससे संबंधित जो संविधान में आर्टिकल है वो है 239 AA। ये आपको ध्यान में रखना। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा इसको विशेष दर्जा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 में, 1991 में। और इससे संबंधित संविधान में आर्टिकल कौन सा है? 239 AA। ठीक, ये संविधान संशोधन विधेयक किस समिति के रिकमेंडेशन पर आया था? तो उस समिति का नाम है एस बालाकृष्णन समिति। गृह मंत्रालय द्वारा ये बनाई गई थी, और इन्होंने ही दिल्ली को एक विशेष यूटी के तौर पर पहचान दिलाई कि इसको एक विशेष यूटी के तौर पर, केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर विशेष दर्जा दिया जाए। अब इन्होंने जो विशेष दर्जा देने की बात की, और उसके बाद ये विधेयक आया, ये अधिनियम आया 1991 में संसद में। तो ये जो अधिनियम आया, इसके तहत 3 प्रावधान किए गए थे इस अधिनियम में। पहला, दिल्ली में एक प्रशासक का पद और विधानसभा का प्रावधान, ये किया गया था इस अधिनियम में। दूसरी बात जो थी वो ये थी कि राज्य सरकार को भूमि, लोक सेवा और पुलिस, इनको छोड़कर बाकी किसी भी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। ये सारे के सारे राज्य सूची के विषय हैं। आपने 7वीं अनुसूची संविधान की आपको पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था कि 7वीं अनुसूची में क्या है, 3 लिस्ट हैं। एक है यूनियन लिस्ट, संघ सरकार, संघ सूची जिसे आप बोलते हैं, एक है स्टेट राज्य सूची, और दूसरा है कॉन्करेंट समवर्ती सूची। यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर दिए गए हैं, सब्जेक्ट दिए गए हैं, उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। जैसे इंश्योरेंस हो गया, बीमा, जनगणना हो गया, ये सब किस में आ रहा है? केंद्र सरकार में। राज्य सरकार के अंदर क्या है? जमीन है, पुलिस है, लोक व्यवस्था है, लोक सेवा है, ये सब राज्य सरकार में आ रही है। ठीक है, लोकल डेवलपमेंट जो है वो सब राज्य सरकार में। और जो सब्जेक्ट ना इसमें है ना इसमें है, जो इसमें है कॉन्करेंट में, वो दोनों से संबंधित हैं, और उन पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? दोनों को। दोनों ने अगर कानून बनाया और उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है तो किसका मान्य होगा? यूनियन का। अगर स्टेट का राष्ट्रपति ने पास कर दिया तो स्टेट का मान्य होगा। ठीक, तो इस स्टेट की लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट थे तो 67,
लेकिन अभी कितने हैं? 62। और उस 62 में से ये 3 सब्जेक्ट हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार दिल्ली की राज्य सरकार को नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को नहीं है। इस तीनों को छोड़ करके बाकी जो 59 सब्जेक्ट बचे, उन 59 में से किसी भी मैटर पर वो कानून किसी भी सब्जेक्ट पर बना सकते हैं दिल्ली की विधानसभा। ठीक। और तीसरा, अगर राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया और इस प्रशासक के पद पर जो बैठा है व्यक्ति, उसको उस कानून से ऐतराज है, या वो ये समझ रहे हैं कि ये कानून, ये जो विधेयक आया हमारे पास, ये कानून ना बनने पाए, तो उस विधेयक पर वो साइन नहीं करेंगे। तो अगर प्रशासक, जिसको आज के समय में उपराज्यपाल आप लोग कहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक, प्रशासक, और प्रशासक ये कहिए एलजी, ठीक, एंड मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद कौन? जो विधानसभा में है, ठीक, जो चुन कर आई है। मंत्रिपरिषद के बीच मतभेद पर जो विषय है, जिस विषय पर मतभेद हुआ, जिस कानून पर मतभेद हुआ, वो विषय राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। इस पर आप अपनी विचार व्यक्त कीजिए कि ये कानून बनने पाए न बनने पाए। ये 3 प्रावधान इस अधिनियम 1991 में किए गए थे। 1991 से सब कुछ सही चल रहा था। उसका एक कारण ये था कि केंद्र में जिसकी सरकार थी, जिस पार्टी की, वही पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा में रहती थी, और वो थी कांग्रेस। मैक्सिमम केसेस में यही चलता रहा। बीच में छुटपुट टकराव होते रहे लेफ्टिनेंट गवर्नर और विधानसभा के बीच में, लेकिन वो इतने मायने नहीं। समस्या हुई 2014 के आसपास से। उस समय आपकी सरकार बनी दिल्ली में, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, और केंद्र में आई बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने। अब यहाँ पर मेन टकराव यहाँ से शुरू हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमेशा जब भी कोई विधेयक विधानसभा पास करती, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस पर क्या करते? अपनी अनुमति प्रदान नहीं करते। अब अनुमति भी प्रदान नहीं करते, और साथ में साथ उस अधिनियम में क्या लिखा था कि अगर कुछ टकराव होता है तो वो मैटर कहाँ जाएगा? राष्ट्रपति के पास। वो राष्ट्रपति के पास भी नहीं भेजते। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई कि विधानसभा ज़्यादा मजबूत है, मतलब चीफ मिनिस्टर ज़्यादा मजबूत है, या प्रशासक का पद। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया 2023 में। निर्णय बीच में भी आते जाते रहे हैं। कभी एलजी का जो है पद ऊपर हो जाता था, कभी चीफ मिनिस्टर का, बस यही होता था। एक कंक्रीट निर्णय नहीं था। कंक्रीट निर्णय 2023 में आया, और सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय में ये कहा कि राज्य सरकार को लोक सेवा, लोक सेवा मतलब पब्लिक सर्विस में पूरा अधिकार। पूरा अधिकार का मतलब ये हुआ कि पब्लिक सर्वेंट को ये अपॉइंट भी कर सकते हैं, उनका ट्रांसफर भी कर सकते हैं, और साथ में अगर उन पर कोई केस है तो विजिलेंस एक्शन भी ले सकते हैं। सतर्कता वाला मैटर भी, नियुक्ति, स्थानांतरण और सतर्कता के मामले, इन सभी पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। क्यों? क्योंकि लोक सेवक के बिना राज्य सरकार चल नहीं पाएगी। राज्य सरकार एक चुनी हुई सरकार है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलजी हैं, प्रशासक हैं, उपराज्यपाल हैं, वो पूरी तरीके से संविधान के
दायरे के भीतर, या ये कहिए दिल्ली विधानसभा के विषयों के अधीन मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब इस कंक्रीट निर्णय में ये कह दिया गया कि उपराज्यपाल पूरी तरीके से जो चुनी हुई सरकार है उसके मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार काम करेंगे। अब स्वाभाविक सी बात है कि इसमें राज्य सरकार का पलड़ा भारी है, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार का पलड़ा भारी है। अब इसी निर्णय को पलटने के लिए केंद्र सरकार सबसे पहले अध्यादेश लाई और उसके बाद क्या हुआ, उस अध्यादेश को अधिनियम बना दिया गया। ठीक, तो अब चलते हैं और ये देख लेते हैं कि अध्यादेश होता क्या है, किन परिस्थितियों में आता है, क्या क्या प्रावधान है। अध्यादेश और कुछ नहीं है, विधानमंडल की सहमति के बिना बना कानून या बना अधिनियम क्या कहलाता है, अध्यादेश, जिसमें विधानमंडल की सहमति ना हो। अब सहमति क्यों नहीं होगी, क्योंकि उस समय इनका सत्र नहीं चल रहा होता है। तो अध्यादेश लाते कब हैं, जब दोनों सदन में से कोई एक सदन कार्यकाल में ना हो, मतलब उसकी कार्यवाही ना चल रही हो, बीच में अवकाश होता है, उस समय लाते हैं। कोई एक सदन कार्यरत ना हो, या कोई ऐसी आपातकालीन परिस्थिति है आपातकालीन परिस्थिति कि जिस समय कानून बनाना जरूरी हो गया हो और सदन क्या है, कार्यरत ना हो, तब उस समय हम क्या करते हैं, अध्यादेश लाते हैं। अध्यादेश को राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधायी शक्ति भी कहा जाता है, मतलब कानून बनाने की शक्ति। अब राष्ट्रपति की कानून बनाने की शक्ति मतलब राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जो लाया जाता है वो आर्टिकल 123 के द्वारा लाया जाता है, आर्टिकल 123। और राज्यपाल के द्वारा कब लाया जाता है, किस आर्टिकल के द्वारा, आर्टिकल 213 के द्वारा। ठीक, बात समझ में आ गई। ये दोनों आर्टिकल आपको ध्यान में रखने हैं। ये या तो अध्यादेश के नाम से पूछा जाएगा या पूछा जाएगा राष्ट्रपति या राज्यपाल की विधायी शक्ति किस आर्टिकल में मौजूद है। ठीक, अब जान लेते हैं कि अध्यादेश किन किन विषयों पर लाया जाता है और उस पर क्या क्या सीमाएं हैं। पहली बात तो उन्हीं विषयों पर लाया जाता है जिन पर कानून बनाने की शक्ति सदन के पास है।
सदन मैंने इस वजह से कहा कि अगर राष्ट्रपति है तो संसद की बात करेंगे, अगर राज्यपाल है तो विधानमंडल की बात करेंगे। मतलब संघ सूची से संबंधित विषय के तहत अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा लाया जाएगा, और राज्य सूची से संबंधित विषय से संबंधित अध्यादेश किसके द्वारा लाया जाएगा? राज्यपाल के द्वारा। कभी भी राष्ट्रपति राज्य सरकार के मैटर पर अध्यादेश नहीं लाएंगे, और राज्यपाल राष्ट्रपति वाले मैटर पर या संघ सरकार के मैटर पर अध्यादेश नहीं ला सकते। इसके द्वारा जो भी कानून या नियम बनता है उसकी वैलिडिटी, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, लागू होना, ये सब बिल्कुल ठीक वैसे ही है जैसे संसद या विधानमंडल के कानून लागू होते, उनमें कोई अंतर नहीं है। सेकंड बात यह है कि यदि इसको लिख लेते हैं, लागू होने की अवधि, कब तक ये लागू रहता है? लागू रहने की अवधि, होने नहीं। अगर राज्यसभा है, लोकसभा, इनकी बैठक शुरू हुई तो फर्स्ट बैठक से 6 सप्ताह तक ये लागू रहेगा। अगर उसके बीच में दोनों सदनों ने पारित कर दिया उस अध्यादेश को, तो अधिनियम बन जाएगा राष्ट्रपति के साइन के बाद। अगर पारित नहीं किया तो 6 सप्ताह बाद अपने आप लैप्स हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा, फिर वो लागू नहीं रहेगा। अब ये बात है कि फर्स्ट बैठक किसकी? अगर दोनों एक साथ चालू हुए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक की डेट पहले है स्टार्टिंग की और एक की बाद के है तो इसमें से बाद वाली डेट गिनी जाएगी। जैसे अगर इनकी 6 अगस्त से शुरू हो रहे हैं सदन इनका, और इनका 15 अगस्त से, 15 अगस्त तो छुट्टी होती, 20 अगस्त से, तो आप 6 महीने की अवधि कौन सी डेट से गिनेंगे? 20 अगस्त से। 6 महीने की अवधि तक ये 6 सप्ताह तक ये रहेगा, ठीक। और अगर आपने 6 सप्ताह तक जो है वो नहीं किया, हाँ, पारित नहीं किया, तो फिर क्या हो जाएगा? ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ गई? इसके पहले अगर समाप्त करना हो तो राष्ट्रपति या राज्यपाल, जिन्होंने भी अध्यादेश लाया था, जो भी लाए थे, वो क्या कर सकते हैं? इसको वापस भी ले सकते हैं। अगर वो पहले ही वापस ले लिए तब भी ये समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब कुछ अंतर है, कुछ अंतर क्या है वो देख लेते हैं। राज्यपाल 3 विषयों पर अध्यादेश नहीं ला सकता। राष्ट्रपति और राज्यपाल के अध्यादेश की तुलना पूछी जाती है तो 3 विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश नहीं ला सकता। कौन कौन सा विषय? ऐसा विषय जिसको राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित समझे। मतलब राज्यपाल को अगर ये लग रहा है कि ये विषय राष्ट्रपति के विचारार्थ जाना चाहिए तो उस पर वो अध्यादेश नहीं ला सकते। तीसरा, जिन विषयों पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता हो। कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती ही होती है। जैसे अगर आप व्यापार की स्वतंत्रता देखेंगे तो कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि यहाँ की वस्तुएं वहाँ पर बिकने नहीं जाएंगी। अगर ऐसा लाता है तो उस कानून में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना कंपलसरी है।
तो ऐसे विषयों पर जिस पर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना जरूरी है, ऐसे विषयों पर राज्यपाल अध्यादेश नहीं ला सकता। और थर्ड, ऐसा कोई विषय जिसको पहले राष्ट्रपति के द्वारा कानून बनाने से मना कर दिया गया। कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर विधेयक अधिनियम बना था, वो सॉरी विधेयक पारित हुआ था और वो राष्ट्रपति के लिए गया था, राष्ट्रपति ने के लिए मना कर दिया, तो उस विषय पर भी अध्यादेश नहीं आ सकता। ये 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं राज्यपाल के अध्यादेश। ठीक, फिर इसमें पॉइंट देख लेते हैं कि अध्यादेश के नुकसान क्या हैं। फायदे तो ये हैं कि तुरंत में कानून बन गया, लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान, पहला नुकसान यही है कि उस कानून पर अगर वो वही कानून सदन पर बनता तो सदन पर उस पर क्या होती? चर्चा होती। तो नुकसान क्या है कि बिना चर्चा के कानून बन गया। अब इससे 2 चीजों का नुकसान, एक तो सदन की गरिमा कम हो गई, सदन का अपना कामकाज जो उसका मेन कामकाज था संसदीय विधानमंडल का, उन्होंने अपना काम नहीं किया इस पर। क्यों? क्योंकि मौका ही नहीं मिला काम करने का। ठीक। दूसरा, सेंटर स्टेट रिलेशन ये खराब होते हैं इससे। राज्य और केंद्र के संबंध आपस में क्या होते हैं? खराब होते हैं। क्योंकि राज्य ये देख रहा है, केंद्रीय प्रशासक या जो है वो राज्यपाल किसका एजेंट है? केंद्र सरकार के। वैसे एजेंट तो कहना गलत होगा, क्योंकि वो केंद्र सरकार के एक प्रतिनिधि हैं। अब क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि राज्य सरकार कानून नहीं कर रही, तो राज्यपाल को कहे कि आप ही अध्यादेश ला दीजिए इसमें। तो इससे दोनों के संबंध क्या होते हैं? एक तरह का अविश्वास बढ़ता है। ठीक, इसलिए ये इसका नुकसान है। तीसरा, शक्ति के पृथक्करण के खिलाफ। हमारे संविधान में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। कार्यपालिका अपना काम करेगी, विधायिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। लेकिन अगर कानून बनाने का काम विधायिका का है और कार्यपालिका उस कानून को बनाती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के विरुद्ध है। ठीक, बात समझ में आ गई? फोर्थ, नुकसान ये हो गया कि बहुत अधिक उपयोग किया गया इसका। और उपयोग क्यों किया गया? क्योंकि इसमें कुछ टर्म ऐसे हैं जो कि परिभाषित नहीं है। कौन कौन से? जैसे कहा गया कि आपातकालीन स्थिति हो जाए, अब आपातकालीन स्थिति कौन है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, या किन परिस्थितियों में अध्यादेश लाया जा सकता है, वो डिस्क्राइब ही नहीं किया गया। कहा गया बहुत आवश्यक हो, तो आवश्यकता वाली बात भी नहीं बता पाए कि आवश्यकता को किस रेफरेंस में यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, कब ये समझा जाएगा कि आवश्यक है या नहीं है। ठीक, तो ये टर्म परिभाषित नहीं है, इसकी वजह से इसका बहुत अधिक उपयोग हो गया। और जब बहुत अधिक उपयोग हो गया तो इसको लोगों ने क्या किया कि एक बार कानून बनाया, फिर 6 सप्ताह तक चलता रहा, सदन ने पास नहीं किया, निरस्त होने वाला था, फिर से अध्यादेश ला दिए सदन को हटा करके, सदन को स्थगित करके। तो इसमें 2-3 वाद या केसेज आप ध्यान में रखिएगा। एक तो आरसी कपूर का मामला, ये किससे रिलेटेड है? अध्यादेश से। दूसरा है एक वाधवा का मामला,
वर्सेज बिहार गवर्नमेंट, बिहार सरकार, और आरसी कपूर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, वाधवा का मामला। ठीक, ये दोनों मामले, और एक है कृष्ण चंद या कृष्ण करके है कुछ मामला, ये भी जो है अध्यादेश से रिलेटेड ही है। ठीक, और इन सब में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि अध्यादेश जो लाए हैं उस उन परिस्थितियों का या उन कंडीशंस का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। हम ये देखेंगे कि कार्यवाही पक्षपातपूर्ण है या जो है वास्तव में उसका जो है आवश्यकता थी अध्यादेश की। तो ये इन सब में सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कहा कि आप इसको कानून बनाने का विकल्प मत समझिए। कानून बनाने की शक्ति आपको दी गई हो, बनाइए, लेकिन उसके विकल्प के तौर पर इसको इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक, अब लास्ट में देखते हैं कि इस अधिनियम में जो GNCTD 2023 आया, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 2023 जो आया, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए। तो उसमें 3 प्रावधान किए गए हैं मेनली। स्वाभाविक सी बात है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय देखने से लग गया होगा कि इसमें प्रशासक के पद को या उपराज्यपाल के पद को क्या किया गया होगा, ज़्यादा महत्व दिया गया होगा चीफ मिनिस्टर के कंपेयर में। तो पहला ये है कि राज्य सेवाओं, राज्य सरकार की लोक सेवकों पर कोई, राज्य सरकार का लोक सेवकों पर कोई अधिकार नहीं है। अधिकार का मतलब 3 चीजें होती हैं, या तो आप नियुक्ति करेंगे, अपॉइंट करेंगे, या ट्रांसफर करेंगे, या उनका कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला होगा विजिलेंस वाला, तो वो आप रेफर करेंगे या उसकी सतर्कता की जांच कराएंगे। तो इन तीनों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का ना हो करके किसका है? लेफ्टिनेंट गवर्नर का, उपराज्यपाल का। ये पहला प्रावधान किया गया। और आपने हाल फिलहाल देखा होगा कि केजरीवाल जी बार बार कह रहे हैं कि आप ये सेक्रेटरी को हटाइए, आप हेल्थ सेक्रेटरी को हटाइए, आप दिल्ली के प्रधान सचिव को हटाइए, उनको कार्यकाल का भी विस्तार दिया गया। ये सब यही परिणाम है। ठीक, तो राज्य सरकार का मतलब चीफ मिनिस्टर का या चुनी हुई सरकार का लोक सेवकों पर कोई नियंत्रण नहीं। ठीक, दूसरी चीज, राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण, स्टेट सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक, ये बनेगा और इसमें 3 मेंबर होंगे। एक मेंबर होंगे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, दूसरा दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रधान सचिव, और तीसरा गृह विभाग के होम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ठीक, ये 3 लोग क्या होंगे? राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण में होंगे। ये होंगे अध्यक्ष और ये दोनों होंगे मेंबर। लेकिन इन दोनों को अपॉइंट कौन करेगा? केंद्र सरकार। और निर्णय कैसे होगा? निर्णय होगा उपस्थित एंड मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत पर, बहुमत के आधार पर। उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत के आधार पर इनका निर्णय होगा। और ये करेंगे क्या?
ये एलजी को सलाह देंगे किस मैटर पर, इसी मैटर पर, इन तीनों मैटर पर। तो कहने का ये मतलब है कि राज्य सरकार से वो अधिकार छीन कर किसको दिया गया, इस प्राधिकरण को। इस प्राधिकरण में भी केंद्र सरकार की भूमिका ज्यादा है, राज्य सरकार की कम। और ये प्राधिकरण लोक सेवकों के अपॉइंटमेंट पर, ट्रांसफर पर और उनकी विजिलेंस पर एलजी को सलाह देगा। और थर्ड बात जो इसमें लिखी गई है, वो थर्ड बात क्या है कि अगर कि एलजी को राज्य सिविल सेवा प्राधिकरण, सिविल सेवा प्राधिकरण की सिफारिशों को अस्वीकार करने का, रिजेक्ट करने का और पुनर्विचार के लिए वापस करने का, पुनर्विचार के लिए वापस करने का अधिकार होगा। कहने का ये मतलब है कि एलजी को विवेकाधीन शक्तियां दी गई कि वो अपने विवेक से निर्णय कर सके। और अगर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्रिपरिषद और एलजी में कोई टकराव होता है तो किसकी सुनी जाएगी, एलजी का। एलजी का डिसीजन ही क्या होगा, ये इस अधिनियम में कहा गया। कंक्लूजन क्या होना चाहिए, कंक्लूजन ये होना चाहिए कि चूंकि भारत की राजधानी है नई दिल्ली और नई दिल्ली में बहुत सारे इलाके आते हैं, एक दिल्ली का छोटा सा पार्ट है नई दिल्ली। अगर ये पूरी दिल्ली है तो ये वाला इलाका है न्यू दिल्ली। भारत की राजधानी है न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। अब दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मिशन भी हैं, बाहर के दूतावास हैं विदेशी देशों के। अब इसको एक विशेष स्थिति प्रदान होनी चाहिए, देनी चाहिए, लेकिन आप जनता की भावनाओं का भी क्या रखिए, सम्मान रखिए। कि अगर किसी मिनिस्टर को, किसी जो है विधानमंडल को के सदस्यों को अगर जनता ने चुन करके बुलाया है, जनता ने चुनाव वोट दे करके उनको अपॉइंट किया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसकी भावनाओं को क्या कीजिए, कुछ वैल्यू ना दें। तो एक बीच का रास्ता ये हो सकता है कि दिल्ली में से नई दिल्ली के पार्ट को विशेष रियायत दी जाए, जो कि यूटी के तौर पर या जो है केंद्र सरकार के अंडर में रहे। बाकी पूरे पार्ट पर राज्य सूची के जितने भी विषय हैं, अनुच्छेद वो अनुसूची 7 के जो सेकंड वो है राज्य सूची के जो सब्जेक्ट हैं, उनका पूरे के पूरे सब्जेक्ट पर राज्य विधानमंडल का अधिकार हो जैसे बाकी राज्यों में है। ये एक बीच का रास्ता हो सकता है। ठीक है, अध्यादेश का कम से कम इस्तेमाल किया जाए ताकि सेंटर स्टेट के बीच में एक लड़ाई ना हो करके एक क्या हो जाए, सहयोग रहे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने अगले टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक होगा, आप लोग फिर भी कुछ पढ़ लीजिएगा, वो होगा जेल सुधार। ठीक, प्रिजन रिफॉर्म्स। ठीक, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए। धन्यवाद।